नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हो बच्चों आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका शिवांश स्टडी पॉइंट में। और आज हम करने वाले बच्चों क्लास 10th हिस्ट्री का फुल चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। और जैसे कि बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एसएसटी में आपको 90% स्कोर क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे करें इसको बताऊंगा। और सभी इस वीडियो में जितने भी इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो पिछले कई सालों से एग्ज़ाम में आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, उसको बताऊंगा। 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के और 1 मार्क्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं कवर करूंगा। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करूंगा बच्चों। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जो हमारा टॉपिक है ये आगे बढ़ते हैं अब हम। तो हमारा पहला टॉपिक ही है, मतलब जिस तरीके से आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम ही है भारत में राष्ट्रवाद। तो इसमें जो राष्ट्रवाद शब्द है इसका सबसे पहले हम अर्थ जान लेते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, जो राष्ट्रवाद शब्द का अर्थ है ना बच्चों, राष्ट्रवाद शब्द मतलब ये होता है कि आपको जो अपना देश है, अपने देश के प्रति सच्चे प्रेम और अपने देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देना, अपनी जो देश की सरकारी संपत्तियां हैं उसको नुकसान ना पहुंचाना, इन सब को हम कहते हैं कि राष्ट्रवाद। देश के प्रति सच्चे प्रेम की भावना को ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं प्यारे बच्चों। आई होप आपको राष्ट्रवाद का अर्थ समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आगे हम बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसके क्या क्या इफेक्ट पड़े और इस मतलब चैप्टर में कैसे कैसे आगे पूछे जाते हैं, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे कैसे मार्क्स, कितने मार्क्स के कैसे क्वेश्चन बनेंगे, वो सब बच्चों मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो युद्ध के कारण रक्षा संबंधी खर्चों में बढ़ोतरी हुई। जब बच्चों युद्ध होगा, वॉर होगा, तो जो हमें रक्षे चाहिए, टैंक होंगे, वो कैसे होंगे बच्चों, इंक्रीज होगा, है ना बच्चों। जब इंक्रीज होगा तो इसको पूरा करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, कर्जे लिए गए, इसको पूरा करने के लिए क्या किया, कर्जे लिए गए बाहर विदेशों से थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस एरो को, ये टैक्स की एरो है, इसको इंक्रीज कर दिया। उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया क्योंकि लोगों से पैसे लेंगे। और जो उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो उन्होंने कर्जे लिए थे उसको, वो कर्जे को भरेंगे, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते अब हम देखते हैं क्या है इसमें अगला पॉइंट। तो लिए गए अतिरिक्त स्वराज्य जुटाने के लिए कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स को बढ़ाना पड़ा। देखो मतलब अतिरिक्त पैसे को जुटाने के लिए, अतिरिक्त धन को जुटाने के लिए, अतिरिक्त पूंजी को जुटाने के लिए कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया बच्चों। युद्ध के वर्षों में चीज़ों की कीमत बढ़ गई थी बच्चों। आपको पता, कोई जब युद्ध हो रहे थे ना बच्चों, वॉर हो रहा था जब, तो वॉर के दौरान क्या हुआ बच्चों, जो चीज़ों की कीमत थी वो बढ़ गई। सब चीज़ें इंक्रीज होती है बच्चों, आपको पता है। 1913 से लेकर के 1918 के बीच दाम दुगने हो गए थे बच्चों। ये थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के प्रभाव थे बच्चों। आपको मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट बता रहा हूँ अभी। दाम बढ़ने से आम आदमी को अत्यधिक परेशानी हुई। अब भाई देश में कुछ भी होगा तो जनता पर उसका प्रभाव तो जरूर पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा पड़ेगा। हालांकि कुछ लोगों पर नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा ज़रूर। विशेष वर्ग पर नहीं पड़ सकता, बाकी जनता पर प्रभाव इसका पड़ेगा बच्चों। तो ग्रामीण इलाकों, जो ग्रामीण इलाके थे वहाँ से क्या है, लोगों को बहुत जबरन सेना में भर्ती कराया जा रहा था। क्यों? क्योंकि सेना को बढ़ाना था, सेना में संख्या बढ़ानी थी ना, लोगों मतलब सेनाओं की संख्या बढ़ानी थी आर्मी में, इसलिए लोगों को भर्ती कराया जाता। तो लोग बहुत गुस्से में थे, ठीक है। और आगे देखते हैं अब हम। अगला जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो ये है, भारत में कई भागों में खराब उपज, यानी जो पैदावारी थी वो बच्चों काफ़ी ख़राब होने लग गई थी, जिसके बाद भोजन में कमी हो गई। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा आपको याद रखना है थोड़ा सा। इन्फ्लुएंजा महामारी की समस्या गंभीर कर दिया। 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना बच्चों, तो क्या हुआ, जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस दौरान जो हमारे देश में महामारी आई थी इन्फ्लुएंजा, उसके कारण 120 लाख से 130 लाख लोग मर गए। जिस तरीके से इस टाइम कोरोना आ रखी है, कोरोना डिजीज़ आई हुई है,
ऐसे उस टाइम वो आया था। हालांकि कोरोना का तो टीका भी लग रहा है बच्चों, आपको सबको पता होगा। और ये जो पेंडेमिक आई है बच्चों, आई होप जल्दी इस पेंडेमिक से हम लोगों को छुटकारा मिल जाएगा बच्चों। तो ऐसे उसमें इन्फ्लुएंजा थी और 120 से 130 लाख उस बीमारी में मारे गए थे बच्चों। ये बहुत बड़ी संख्या आप देख रहे हो। आगे बढ़ते हैं हम। प्रथम जो विश्व युद्ध था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था, उसको द्वारा भारत में निर्मित की गई आर्थिक स्थितियाँ, उस दौरान जो भारत में बनाई गई निर्मित आर्थिक स्थितियाँ, उसके बारे में बच्चों हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं बच्चों इसका फटाफट। भारत में मैनचेस्टर आयात में गिरावट आई। देखो भारत में जो मैनचेस्टर आयात करता था भारत, उसमें गिरावट आ गई क्योंकि ब्रिटिश मिलें युद्ध के उत्पादन के साथ व्यस्त थी। भाई युद्ध का उत्पादन कर रही थी वो, तो भाई जब सामान नहीं उत्पादन करेगी तो गिरावट तो आएगा, क्योंकि लोगों को मिलेंगे नहीं ना सामान बच्चों। ताकि भारतीय मिलों को विशाल घरेलू बाजार के लिए आपूर्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते अब हम सत्याग्रह का अर्थ जानते हैं बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है हमारा 3 मार्क्स का। सत्याग्रह का अर्थ बताओ, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे पेपर में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के रूप में जन आंदोलन, यानी लोग, जन मतलब लोग, आंदोलन मतलब आंदोलन, लोगों का आंदोलन, एक नायब तरीका अपनाया। यह तरीका इस सिद्धांत पर आधारित था कि देखो सत्याग्रह का अर्थ, यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा है तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वाले से लड़ने के लिए ताकत की ज़रूरत नहीं होती है। यानी सत्य के लिए आग्रह करने को ही, एक लाइन में बताता हूँ बच्चों इसकी डेफिनेशन, जो कि 1 मार्क्स में ही पूछा जाता है। तो अगर 1 मार्क्स में पूछे तो ये डेफिनेशन लिखनी, 3 मार्क्स में पूछे तो ऐसे 1 पॉइंट यहाँ तक बन जाएगा आपका, दूसरा पॉइंट यहाँ से चलेगा आपका, और लड़ रहा है तक बन जाएगा, और तीसरा पॉइंट यहाँ से होकर के यहाँ तक बन जाएगा। 3 मार्क्स कंप्लीट। 1 मार्क्स में पूछे सत्य के लिए आग्रह करना ही क्या है, सत्याग्रह है। ठीक है बच्चों, तो आगे अब हम बढ़ते हैं। महात्मा गांधी और सत्याग्रह पर विचार, ये इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि इस पर क्वेश्चन आंसर आते हैं। देखो बच्चों, आपका जो पेपर होता है 2 में डिवाइड होता है, आपको पता है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। तो कुछ क्वेश्चन ना बच्चों मॉर्निंग शिफ्ट में आ जाते हैं, जो मैं बताता हूँ। कुछ क्वेश्चन तो आपको मॉर्निंग शिफ्ट में मिल जाते हैं, आते तो सारे क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन बच्चों मॉर्निंग शिफ्ट में आ जाते हैं और कुछ क्वेश्चन आपको इवनिंग शिफ्ट में मिलते हैं। तो इसलिए बच्चों इस वीडियो में बने रहिए आप अंत तक, और बच्चों मैं आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कराऊंगा। महात्मा गांधी जी जो है 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 1915 में महात्मा गांधी जो थे वो भारत आए, कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। क्या करके आए थे अपने बच्चों, स्वदेश लौटे थे। ठीक है, वो अपने स्वदेश में लौटे। ठीक है, और 1914 में ही पता है क्या बच्चों हुआ था, प्रथम युद्ध जो है वो आरंभ हो गया था। मैंने अभी बताया था ना आपको कि प्रथम युद्ध जो है आरंभ हो गया था। गांधी जी की जन आंदोलन की उपन्यास पद्धति को सत्याग्रह का नाम दिया जाए। देखो सत्याग्रह का नाम, गांधी जी की जो उपन्यास पद्धति थी उसको भी सत्याग्रह का नाम दिया गया था। ठीक है बच्चों, सत्याग्रह ने सत्य पर बल दिया। सत्याग्रह, सत्य पर बल देने की पद्धति को सत्याग्रह कहते हैं, सत्य के लिए आग्रह करने को सत्याग्रह कहते हैं। मतलब किसी भी तरीके से आप 1 नंबर की डेफिनेशन को, इसको 1 लाइन में कवर कर लो, बस मेरा उद्देश्य यही है। आप अच्छे से अच्छे नंबर ले आओ, बस मेरा उद्देश्य यही है। आप 10th बोर्ड में अच्छा स्कोर करो, बस। ठीक है बच्चों, गांधी जी का मानना था, गांधी जी का क्या मानना था कि यदि कारण सत्य है, यदि संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है तो क्या है, तो बच्चों यही है कि आप को लड़ना चाहिए उसको, और आप सत्याग्रही कहलाओगे। इसलिए बच्चों ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं अपने, और अगला टॉपिक हमारा है, उसको देखते हैं हम, हिंद स्वराज। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया बच्चों, हिंद स्वराज। क्योंकि इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से बताता हुआ चल रहा हूँ, अच्छे से कवर करता हुआ चल रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, आपको टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। और अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक, महात्मा गांधी द्वारा ये लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तक है हिंद स्वराज, जिसका नाम है, इसको आप ध्यान में रखना बच्चों। ठीक है, जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन का असहयोग आंदोलन पर क्या दिया गया है, बल दिया गया है। ये क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का कवर हो गया। रॉयल एक्ट
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 3 मार्क्स का आ चुका है पेपर में और कई बार आया है बच्चों आपके पास। मैं बता देता हूँ आपको, आपकी जानकारी लिए, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, रॉयल एक्ट क्या है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ जानना चाहिए कि रॉयल एक्ट आखिरकार है क्या, और हम इसके बारे में अच्छे से आपको सभी चीज़ें बताएंगे और आपको चीज़ों को कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम चलो शुरू करते हैं। इम्पीरियल लेगिस्लेटिव काउंसिल्स द्वारा 1919 में रॉयल एक्ट को पारित किया गया। ठीक है, भारतीय सदस्यों ने इसका समर्थन नहीं किया। क्यों नहीं किया ये भी बताता हूँ बच्चों, इसी वीडियो में बताता हूँ, इसी टॉपिक में कवर करता हूँ, लेकिन फिर भी यह पारित हो गया, फिर भी ये पारित हो गया। इस एक्ट ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों में कुचलने की असीम शक्ति प्रदान किए थे। इसके तहत बिना ट्रायल के ही, देखो इसके तहत क्या है, बिना ट्रायल के ही लोगों को क्या था, कैदियों के मतलब बिना कुछ पूछताछ के, बिना किसी तरीके से लोगों को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता, वो भी 1-2 दिनों के लिए नहीं बच्चों, पूरे 2 साल के लिए इसको जेल में डाल दिया जाता था। इसीलिए इसको काला कानून भी कहा जाता था। उन्होंने पारित किया इसलिए इसको काला कानून कर दिया जाता है कि रॉयल एक्ट जैसे काले कानून को क्यों पारित किया, या फिर इसके प्रभाव को, या फिर इसके विशेषताओं को बताओ, इसमें क्या ऐसा था, तो इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया, यही सब चीज़ें थी। ये आपसे पूछा जाता है 3 मार्क्स में। तो बच्चों इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप हमारे साथ साथ कॉपी निकालिए और नोट करते हुए चलिए, और हम सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे बढ़ते हुए जलियांवाला बाग की घटना को देखेंगे हम। और ये जो बच्चों जलियांवाला बाग की घटना है ना, इसके बारे में हम जानते हैं अच्छे से। जलियांवाला बाग की घटना, ये जो जलियांवाला बाग घटना है 13 अप्रैल 1990 में हुआ था बच्चों। ये घटना आपको मैं बता दूं, आपके एनसीईआरटी बुक में 13 अप्रैल दिया हुआ है, और कहीं कहीं ये 10 अप्रैल भी लिखा हुआ है, तो आप बच्चों इस डेट में कंफ्यूज मत होना। वैसे डेट जो है, अगर फिक्स बात करें तो एनसीईआरटी से ही हमें चलना चाहिए कि 10 अप्रैल होगा, लेकिन ये कहीं कहीं 13 अप्रैल भी दिया होता है। अगर आज है तो अगर आपके ऑप्शन टाइप्स में आए तो आप 13 अप्रैल क्लिक करना, अगर ऑप्शन में ना हो जैसे 10 अप्रैल, और अगर ऑप्शन में 10 अप्रैल है तो आप प्लीज़ 10 अप्रैल को ही क्लिक कीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये है क्या चीज़ और इसके क्या प्रभाव पड़े, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो 10 अप्रैल 1999 को अमृतसर यानी पंजाब में हुआ था। तो अमृतसर पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। जो लोग वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन, मान लो जलियांवाला बाग क्या है, एक स्थान का नाम है, वहाँ पर कुछ लोग थे जो कि शांतिपूर्ण तरीके से क्या करते हैं, अपना प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कुछ लोग हैं, ऐसे ऐसे मान लो ये जलियांवाला बाग है, यहाँ पे कुछ लोग हैं ऐसे शांतिपूर्ण। अब पुलिस आई, उन पर क्या किया, उन्होंने गोलियाँ बरसाना शुरू कर दिया, यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके उन्होंने गोलियाँ बरसा दी। इसके कारण से जगह जगह पर सरकारी संस्थानों पर आक्रमण किए गए, संस्थाओं पर आक्रमण कर दिया भाई, लोगों ने आक्रमण कर दिया। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हो गया। अमृतसर में क्या किया, मार्शल लॉ जब देखा मतलब स्थिरता बढ़ रही है, लोगों में टकराव हो रहा है, तो उन्होंने मास्टर लॉ को लागू किया। इसकी कमान जो है जनरल डायर के हाथों में सौंप दी गई थी। ठीक है बच्चों, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना है, जिसके बाद गांधी जी को ऐसा लगा कि मतलब ये इसके प्रभाव भी कुछ पड़े, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के थोड़े से प्रभाव क्या पड़े थे, कि मतलब महात्मा गांधी जी ने इसके बारे में क्या सोचा, और उन्होंने जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। मोहम्मद अली और शौकत अली ने इसके मतलब जो क्या थे, और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत की। ये सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा बच्चों, फिर क्या क्या हुए थे और कैसे कैसे हुए थे, इन सबको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अब हम खिलाफत आंदोलन। देखो खिलाफत आंदोलन बताता हूँ मैं आपको, खिलाफत आंदोलन है क्या चीज़ वैसे रियलिटी में। ठीक है, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत के मुद्दे ने गांधी जी को एक अवसर दिया। जो खिलाफत का मुद्दा था वो गांधी जी को एक अवसर के रूप में मिला, जैसे अवसर के रूप में उन्हें प्रदान हुआ, जिससे हिंदू और मुस्लिम, जो हिंदू है और ये मुस्लिम है, इन दोनों को क्या हुआ, एक मंच पर मिल गया, एक मंच मिल गया, उन्हें लाया जा सकता। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने करारी हार हो गई थी, उसके बाद की चीज़ें थी। यहाँ पे मंच पर ये हिंदू भी आ गया और ये मुस्लिम भी आ गया। ये खिलाफत आंदोलन का मतलब थोड़ा सा इफ़ेक्ट था बच्चों, इसके बारे में और जानते हैं हम थोड़ा सा। मोहम्मद अली और शौकत अली नामक 2 भाई, ये 2 थे, इन्होंने ये क्या थे, कमेटी के नेता थे,
इस जो खिलाफत आंदोलन थी इसकी शुरुआत ही इन्होंने की थी, और ये उस कमेटी के नेता थे। वे भी यह चाहते थे कि महात्मा गांधी इस मुद्दे पर जन आंदोलन करें, मतलब जन मतलब लोगों, आंदोलन मतलब आंदोलन करें। 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1920 में जो कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था ना बच्चों, वहाँ से भी खिलाफत आंदोलन को क्या हुआ, समर्थन मिला, और स्वराज के लिए एक आवज्ञ आंदोलन है जिसको सविनय आवज्ञ आंदोलन कहते हैं, उसकी भी शुरुआत करने का प्रस्ताव यहीं से पारित हुआ था बच्चों। सविनय आवज्ञ आंदोलन भी जो कि पेपर में खूब पूछा जाता है बच्चों, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और सत्याग्रह आंदोलन को भी मैं बताऊंगा, और आपको जो भी मतलब चीज़ें हैं वो सब मैं बताऊंगा आपको, आप टेंशन मत कीजिएगा। एक और चित्रकारी जो की गई थी बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर जो है 1905 में उन्होंने भारत माता का चित्र बनाया था, इससे भी मतलब काफ़ी इफ़ेक्ट पड़े थे। ये सब मैं आपको इस चीज़ें बताऊंगा। बंकिम चंद्र द्वारा जो है वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसकी भी रचना की गई थी बच्चों। ये सब मैं आपको हर एक चीज़ बताता चलूँगा, और आप अच्छे से वीडियो को समझना, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है पेपर में, ठीक है बच्चों। उन्होंने देखो सविनय आवज्ञ आंदोलन थोड़ा सा मैं इसमें बता देता हूँ। 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च पर जो है दांडी मार्च उन्होंने निकाला था। उस दांडी मार्च पर लोगों को इकट्ठे करते हुए जा रहे थे, और जब लोगों को इकट्ठे करते हुए जा रहे थे फिर क्या हुआ, वो दांडी पर पहुंच गए महात्मा गांधी जी, और नमक कानून को उन्होंने तोड़ दिया, खुद से नमक बनाया और नमक कानून को वहाँ पर तोड़ा, और यहीं से क्या कहते हैं सविनय आवज्ञ आंदोलन की शुरुआत की गई। यहाँ से सविनय आवज्ञ आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है बच्चों। तो सविनय आवज्ञ आंदोलन आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या था, देखो गांधी जी का क्या मानना था, उन्होंने क्यों किया। गांधी जी का मानना था कि नमक जो है ना, अमीर और गरीब कोई भी हो सबके लिए बराबर है, कोई ज़्यादा और कोई कम नहीं खाता, क्योंकि नमक तो भाई सब्जी में सबको बराबर ही चाहिए। ऐसा तो है नहीं कोई कम नमक खाएगा कोई ज़्यादा खाएगा, नहीं हो सकता ऐसा ना बच्चों, आप भी जानते हो। तो उनकी नज़र में नमक जो है सबके लिए बराबर था, इसीलिए उन्होंने इस पर मतलब नमक एक अच्छा राष्ट्रवाद के रूप में साबित हुआ ब्रिटिश को भगाने के लिए। और भी जो चीज़ें हैं उन सबको हम देखते हैं और कवर करते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, हम असहयोग आंदोलन के बारे में जानते हैं। असहयोग आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्वराज 1909 इन गांधी जी ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जो मैंने बताया हिंद स्वराज ना, तो वो ही पुस्तक जो है स्वराज जो 1909 में लिखी, महात्मा गांधी ने लिखा था कि भारत में अंग्रेजी जो शासन चल रहा है ना इसीलिए स्थापित हुआ है क्योंकि भारतीयों ने उनका साथ सहयोग किया है। अगर वो उसी सहयोग के कारण अंग्रेज हुकूमत कर रहे हैं, यदि भारतीय अपना सहयोग जो है ना करना बंद कर दे और वापस ले लें, तो कुछ दिनों के भीतर ही जो ब्रिटिश सत्ता है ना चरमरा जाएगी, और ब्रिटिश सत्ता मतलब ब्रिटिश सत्ता का पतन होने लगेगा बच्चों। ये चीज़ उन्होंने महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छा उसमें एक्सप्लेन किया गया था सहयोग आंदोलन में। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये पॉइंट्स थे मैंने आपको बताया बच्चों, जो कि 3 मार्क्स में ये भी पूछा जा सकता है बच्चों। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव के बारे में जानते हैं बच्चों। असहयोग आंदोलन के चलो फर्स्ट क्या है बच्चों हमारा, और सेकंड क्या है बच्चों हमारा, ठीक है। अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को वापस करना। अंग्रेजी सरकार यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो प्रदान की गई थी उपाधियाँ उसको क्या करा, वापस कर दी लोगों ने। सेकंड सिविल सर्विसेज, मतलब जो पुलिस वगैरह होती है, सिविल सर्विसेज जो होती हैं उसको सेना, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्कूलों का बहिष्कार करने लगे। कौन से स्कूल, जो ब्रिटिश के शासन में ब्रिटिश द्वारा मतलब उसको चलाया जाता था, जिस पे ब्रिटिशों का राज होता था, इन सभी को वो लोग क्या करने लगे, बहिष्कार करने लगे। और इसका बड़ा परिणाम भी निकल करके आने लग गया था। मतलब लोग जो है गांधी जी के से प्रेरित होकर के उनके आंदोलनों से जुड़ने लग गए थे, और इससे ब्रिटिश को मतलब काफ़ी इफ़ेक्ट होने लग गया था, और काफ़ी मतलब इसका अच्छा इफ़ेक्ट पड़ने लग गया था। तो हम सभी इस चीज़ को जानेंगे इसमें। देखो जो विदेशी वस्तुएं हैं उसका भी बहिष्कार करने लग गए लोग, 3rd पॉइंट, और ये हमारा 4th पॉइंट है, ठीक है। विदेशी वस्तुओं का लोग बहिष्कार करने, यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से बाज ना आए तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करना होगा। ये था आंदोलन के विविध स्वरूप के बारे में मैंने आपको बता दिया है। कई सारे आंदोलन जो थे मैंने बताया आपको अभी इससे पहले वीडियोस में, और आंदोलन के विभिन्न स्वरूप के बारे में थोड़ा सा आपको और मैं डिस्कशन करता हूँ बच्चों, क्या क्या है कैसे कैसे है। तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है ना पर असहयोग आंदोलन का क्या इफ़ेक्ट पड़ा। असहयोग आंदोलन के बारे में आप ज़रूर प्रिपरेशन करके जाइए बच्चों, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में
आ रहा है बच्चों पेपर, जिन्होंने अगर बनाया है CBSE 1 महीने पहले जब बनाएगी इस क्वेश्चन को वो ज़रूर रखेगी, क्योंकि पिछले कई सालों से ये क्वेश्चन आता रहता है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें बच्चों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। जो विदेशी वस्तुओं बहिष्कार किया गया, मैंने कहा था अर्थव्यवस्था पर यही इफेक्ट पड़ा। शराब की दुकानों को चुना गया था, विदेशी कपड़ों को जला दिया गया था, मतलब शराब की दुकानों में तोड़फोड़ की गई थी और भी मतलब उसका बहिष्कार किया गया था, उनके आगे पुतले वगैरह जलाए गए थे। इस तरीके से कुछ उनका मतलब प्रदर्शन था, विरोध प्रदर्शन। कपड़े जो थे विदेशी उसको जला के दिए गए थे, लोगों ने भारतीय मूल के कपड़े पहनने स्टार्ट किए। सूती वस्त्र, खादी भंडार के कपड़े, इन सबको पहनना भारतीय लोगों ने स्टार्ट किया, जो कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके असहयोग आंदोलन के प्रभाव पड़ रहे थे। अब चौरी चौरा घटना हम जानते हैं बच्चों। चौरी चौरा घटना क्या है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चौरी चौरा घटना के बारे में हम देखते हैं। तो बच्चों जो हमारा चौरी चौरा घटना है ना बच्चों, उसके बारे में जानते हैं। फरवरी 1922 में, फरवरी 1922 में जो हमारा फरवरी 1922 था ना, वहाँ पर क्या हुआ कि गांधी जी ने जो टैक्स आंदोलन शुरू करने का फैसला किया था ना, जो गांधी जी उन्होंने जो टैक्स आंदोलन शुरू करने का बच्चों फैसला किया था ना, वो क्या हुआ, बिना किसी उकसावे के प्रदर्शन में, बिना किसी उकसावे के क्या हुआ बच्चों, बिना किसी उकसावे के प्रदर्शन में भाग ले रहे लोगों पर पुलिस ने गोलियां चला दी। देखो, बिना किसी कुछ हुए ना कुछ, पुलिस आई, जो उसमें चौरी चौरा घटना थी उसमें जो लोग भाग ले रहे थे उसमें क्या हुआ, उन्होंने गोलीबारी कर दी, मतलब घटना शुरू कर दी, हिंसक रूप लेने लग गया, लोगों में टकराव बढ़ने लग गया, लोग अपने गुस्से को हिंसक हो गए, लोग जो अपने गुस्से थे, लोगों ने अपने गुस्से को क्या हुआ, हिंसक हो गए, पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। लोगों ने भी फिर गुस्से में आकर के क्या किया, पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया और उसमें क्या कर दी, आग लगा दी। और जब ये खबर क्या हुई, जब गांधी जी तक पहुंची, तो गांधी जी मतलब उन्होंने कुछ विचार बनाए और गांधी जी ने मतलब एक जो है चौरी चौरा घटना के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। किस लिए ले लिया, इसी के कारण ले लिया। इसमें ना बच्चों एक क्वेश्चन बनता है, मैं आपको इस क्वेश्चन को भी बताता हूँ ज़रा, कि ये पूछा जाता है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया। 3 मार्क्स क्वेश्चन हो गया। इसका यही कारण था कि जो चौरी चौरा घटना थी ना, वहाँ पे जो हिंसक रूप हो गई थी पुलिस और लोगों के बीच में, उसने मतलब एक हिंसक झड़प के रूप ले लिया था। इसके बाद जब ये खबर गांधी जी तक पहुँची तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी ने इस पर विचार किया। गहन विचार करने के बाद गांधी जी ने क्या मतलब अपना जो निष्कर्ष निकाला वो ये निकाला कि हम जो है असहयोग आंदोलन को वापस लेंगे, क्योंकि वो शांतिपूर्ण तरीके से क्या करना चाहते थे, शांतिपूर्ण तरीके से अपने जो मतलब आंदोलन हैं उसको चलाना चाहते थे, और वो शांतिपूर्ण तरीके से ही आंदोलन कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने आकर जब उन पर हमला किया, हमला बोल दिया, तो लोग जो है भड़क गए, हिंसक हो गए और उन्होंने पुलिस से भिड़ गए, टकराव हो गया। उसके बाद उन्होंने बच्चों पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, और फिर जब आग लगा दी फिर ये खबर गांधी जी तक कुछ लोगों ने पहुंचाई। गांधी जी के पास जब पहुंची तो गांधी जी ने अपने कुछ विचार बनाए, विचार बनाने के उन्होंने निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष निकालने के बाद बच्चों उन्होंने क्या किया, उन्होंने निष्कर्ष निकालने के बाद ये कहा कि हम सविनय अवज्ञ आंदोलन असहयोग आंदोलन क्या कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये जो चौरी चौरा घटना है इसके बारे में अच्छे से समझ आई। ये चौरी चौरा घटना जो है उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक जगह पर ही हुई थी, इसीलिए इस घटना का नाम भी चौरी चौरा घटना है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरी चौरा जहाँ पर ये घटना हुई थी। इसी कारण से इस घटना का नाम भी चौरी चौरा घटना पड़ा हुआ है बच्चों। आगे देखते हैं हम सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम देखते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी आता है बच्चों, 3 मार्क्स क्वेश्चन पेपर में, तो इसको भी हम देखते हैं। 1921 के अंत आते आते 1921 का जो अंत था ना, वो आते आते क्या हुआ बच्चों, कई जगह पर आंदोलन हिंसक होने लगा था। मतलब कई जगह पर क्या हुआ, आंदोलन जो थे वो हिंसक रूप लेने लगे। जैसे भी मैंने बताया चौरी चौरा घटना क्या हुई, हिंसक आंदोलन का रूप ले लिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड इससे पहले हुआ था, और भी मतलब कुछ ऐसे छोटे मोटे क्या हुए थे, हिंसक घटनाएं होती जा रही थी। कई जगहों पर आंदोलन हिंसक घटना होने लगा। 22 फरवरी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। मैंने कहा, अब देखो बच्चों क्यों लेने का निर्णय कहा, मैंने आपको ये बात पहले बता दी है। इससे पहले जो अभी मैंने बताया यही बताया आपको
कि उन्होंने क्यों असहयोग आंदोलन को वापस लेने का कारण, सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश की चौरी चौरा घटना थी, जिसके कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला लिया, निर्णय लिया। कांग्रेस के कुछ नेता भी जन आंदोलन के से थक गए थे, मतलब वो लोग थक से गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते अब हम बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं जानते हुए। ठीक है, और आगे बढ़ते हुए चलते हैं बच्चों। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषता बात करते हैं। उससे पहले हम कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपको बताते हैं। जो देखो, जब मतलब यूँ समझो, जो कि ये साबरमती पर जो उन्होंने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी ना, और ये यात्रा कब प्रारंभ की थी उन्होंने? 1930 में महात्मा गांधी जी ने साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ किया था बच्चों। ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जैसे मैंने बताया साबरमती, दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह, ये जितने भी है ना, रॉयल एक्ट जिसको काला कानून भी कहते हैं, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये जितने मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताए ये सब एग्ज़ाम के लिए हैं। सत्याग्रह आंदोलन, ये सब चीज़ें आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी बच्चों। और तो और बता दूं, कब वो आए थे, मतलब महात्मा गांधी जी अपने स्वदेश कब लौटे, ये भी एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में पूछा जाता है बच्चों, तो आप इसको भी याद रखना। मैंने बताया था आपको अभी कुछ देर पहले वीडियो में, 1950 में महात्मा गांधी जी स्वदेश अपने लौट आए थे। और ये भी पूछा जाता है कि भारत माता का चित्र किसने बनाया, तो भारत माता का चित्र रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया बच्चों। और उसके बाद 18 वो वंदे मातरम जो गीत है उसकी रचना किसने की, उसकी रचना 1870 में बंकिम चंद्र द्वारा की गई थी बच्चों। ये कुछ 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट और 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट जो कि मैंने रिकॉल किया। मैंने सोचा कि मैं रिकॉल कर दूँ एक बार, ताकि इससे बच्चों को समझ में आएगा, इससे एक चैप्टर की मतलब लेक्चर जो है एक अच्छा सा समझ में आ जाएगा बच्चों को। और जब तक बच्चों को नहीं समझ में आएगा तब तक मतलब वीडियो बनाने का कोई ज़्यादा मोटिव नहीं होता ना बच्चों, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको रिकॉल किया बच्चों। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही हो, और अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद लोगों को अब देखो, लोगों को क्या था, अब लोग जो थे ना, लोगों को अब न केवल ब्रिटिश के साथ सहयोग से इनकार करने के लिए कहा गया। असहयोग आंदोलन यानी असहयोग करना है, सहयोग नहीं करना है बच्चों, इनकार करने के लिए कहा गया, बल्कि औपनिवेशिक कानून को तोड़ने के लिए भी कहा गया। बल्कि कुछ जो कानून थे उनको मतलब आप ना मानो, उनका विरोध करो, उनको तोड़ो, ये सब भी कहा गया लोगों को। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं क्या क्या हो रहा है। देखो, विदेशी जो कपड़े थे उसका बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़ों का लोग क्या करने लगे, बहिष्कार करने लगे। विदेशी कपड़े नहीं पहनते थे, उसे जला देते थे। खादी भंडार के भारत के कपड़े पीते। लोगों से शराब की दुकानों को लेने के लिए कहा गया। मतलब लोगों ने क्या किया, शराब की दुकानों को लिया और खूब तोड़ फोड़ मचाया, उसके सामने पुतले जलाए, विरोध प्रदर्शन किया, अपना राष्ट्रवाद दिखाया, अपना राष्ट्रवाद प्रदर्शित किया। और उसके बाद विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया, भारत के खादी भंडार के कपड़े, मतलब जैसे यूँ कह सकते हो आत्मनिर्भर बनने लग गए लोग। जब आत्मनिर्भर बनने लग गए लोग तो थोड़ा थोड़ा मतलब चीज़ें बदलने लग गई, और धीरे धीरे चीज़ें काफ़ी बदली। और इसके बाद भारत 1947 में आज़ाद भी हुआ बच्चों। आप सबको पता है, हम सब मनाते हैं 15 अगस्त 1943 को, आपको पता है भारत आज़ाद हो गया था। हम सब इसीलिए 15 अगस्त मनाते हैं, अपने आज़ादी को जानते हैं बच्चों ना। तो हमारी आज़ादी के लिए लोगों ने कितनी मेहनत की, ये सब हम पढ़ रहे हैं बच्चों, हम सब देख रहे हैं। इसीलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ कि क्लास 10th में ये सब जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो 3 मार्क्स में 5 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, जो आपके एग्ज़ाम में आता है बच्चों, वो सब कवर कर रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से अच्छा मार्क्स एग्ज़ाम में स्कोर कर सको SST में बच्चों। क्योंकि SST में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, और कुछ भी रटना नहीं होता, इसमें समझना होता है चीज़ों को। अगर आपने समझ लिया तो आप आराम से 90% स्कोर कर सकते हो। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, आपको थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आप आराम से 80% 90% स्कोर बड़े प्यार से आप बच्चों कर पाओगे। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारा दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, किसानों को राजस्व। किसान जो थे वो राजस्व और चौकीदारी
करों का भुगतान नहीं करने के लिए कहा गया है। मतलब जो लोग ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो जो चौकीदार कर मतलब एक टैक्स लेती थी, वो राजस्व ये सब जो भी मतलब चीज़ें थे उनको मतलब देने से मना कर दी, भुगतान करने के लिए मना किया गया था। तो वो लोग भुगतान नहीं करते थे। अब जब भुगतान नहीं करते थे तो मतलब थोड़ी बहुत तो आंदोलन होंगे, टकराव होंगे, घटनाएं होंगी। तो ये सब उन्हीं के बीच घटनाएं हुई, उन्हीं के इफ़ेक्ट हैं, उन्हीं के प्रभाव हैं। ठीक है बच्चों, और आगे देखते हैं अब हम तीसरा पॉइंट अपना। और साइमन कमीशन के बारे में पूछा जाता है बच्चों 3 मार्क्स में, 1 मार्क्स में, ये दोनों में पूछ लेता है, या फिर यूँ पूछ लेता है साइमन कमीशन भारत कब आया, लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया। मतलब ऐसे बहुत सारे इस पर क्वेश्चन बनते हैं 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के, तो इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपना तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। तीसरा पॉइंट है बच्चों छात्रों, जो छात्र हैं, वकीलों और गांव के अधिकारियों को अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल थे, कॉलेज थे, अदालत थे और कार्यालय में उपस्थित जो कार्यालय थे उसमें उपस्थित नहीं होने के लिए कहा गया। मतलब उसमें उपस्थित ना हो, जब इसमें उपस्थित नहीं होगे तब जब आप हर जगह से अपना सहयोग वापस ले लोगे तो मैंने कहा था कुछ ही दिनों में क्या होगी, ब्रिटिश जो सत्ता है वो चरमरा जाएगी। चरमरा जाएगी मतलब उसका पतन होने लगेगा, और जब पतन होने लगेगा तो वो धीरे धीरे छोड़ करके भाग जाएगी। जिसमें एक मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1942 में क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन की बच्चों शुरुआत हुई थी। और गांधी जी ने ही एक नारा भी दिया था बच्चों, उस नारे का नाम बहुत प्रसिद्ध नारा है जो कि आपसे पूछ लिया जाता है, करो या मरो। गांधी जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट नारा दिया बच्चों, करो या मरो। ये गांधी जी ने नारा दिया था बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसको हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं साइमन कमीशन के बारे में। जैसे मैंने बताया 3 मार्क्स का और 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, तो उसके भी हम देख लेते हैं फटाफट बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं अब देखते हैं हम साइमन कमीशन के बारे में। तो अंग्रेजी जो सरकार थी, मतलब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट, जो फिरंगी, ब्रिटिश को हम फिरंगी भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिरंगियों की जो सरकार थी, सर जॉन साइमन, जो साइमन कमीशन जब आया की अध्यक्षता में एक वैधानिक कमीशन गठित किया गया था। इस कमीशन में जो है भारत के लोग थे ना, मतलब इस कमीशन में क्या हुआ, भारत में संवैधानिक सिस्टम के कार्य का मूल्यांकन करने और ज़रूरी बदलाव सुझाव देने के लिए बनाया गया था। लेकिन इसमें एक जो कमी थी उसके बारे में देखते हैं, जिसके कारण मतलब इनका विरोध किया जा रहा था, वो भी देखते हैं। क्योंकि पूछता ना बच्चों कि क्यों इनका विरोध किया जा रहा था और क्यों ये सब मतलब हो रहे थे। तो इस चीज़ों के बारे में तो जब तक हमें पता नहीं रहे, जब तक हम समझेंगे नहीं, तो तब तक कैसे हमें पता चलेगा, है ना बच्चों। क्योंकि ये जो कमीशन था, ये जो साइमन कमीशन था ना, केवल अंग्रेज सदस्य थे। ये जो कमीशन जो एक इन्होंने क्या बनाया, गठित बनाया था वैधानिक कमेटी, इसमें क्या थे, सभी जो थे अंग्रेज शामिल थे। एक भी इसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया। इस वजह से क्या थे, भारतीय लोग नाराज थे, और जब भाई कमीशन नाराज हैं तो अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए क्या करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, आंदोलन चलाएंगे। इसी वजह से साइमन कमीशन का विरोध भी हो रहा था। और साइमन कमीशन ने एक रॉयल एक्ट भी लाया था जिसे काला कानून भी कहते हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 2-3 जो ऐसे टॉपिक हैं, इनसे आपको 3 मार्क्स से 5 मार्क्स उठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। बस इन्हीं को आप जो है बिल्कुल समझ लो, अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से प्रिपेयर कर लो, लर्न कर लो, और आप एग्ज़ाम देने चले जाओ, अच्छा मार्क्स आप करके आ जाओगे। ठीक है बच्चों, इसलिए जो भारतीय नेता थे इसलिए उनका विरोध किया। मैंने आपको बताया इसलिए तो विरोध किया। क्यों? क्योंकि जब आप हमारे लोगों को शामिल नहीं करोगे, हमारे सरकार मतलब हमारे देश के लिए सरकार बन रही है, और आप हमारे लोगों को नहीं शामिल करोगे, तो जाहिर सी बात है लोग इसका विरोध करेंगे बच्चों। तो यही कारण था इसका विरोध करने का। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों, क्योंकि मैंने बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन किया, बहुत इजी तरीके से आपको सारी डिटेल दी। ठीक है बच्चों, तो अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो आपके फ्रेंड्स हैं ना, जो आपके साथी हैं, उनको भी बच्चों वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो भी अच्छा स्कोर कर सकें, अच्छे मार्क्स ला सकें, वो भी अच्छा नंबर ला सकें। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं अब हम इसका जो है अगला किया गया था। ठीक है, लेकिन चूंकि कमीशन केवल अंग्रेज शामिल थे तो हमने पढ़ लिया। देखो, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। ये भी पूछा जाता है कि 1 मार्क्स में कमीशन जो है भारत कब आया, तो 1928 में क्या हुआ, साइमन कमीशन
भारत में आया। साइमन वापस जाओ के नारे के साथ इसका स्वागत भी हुआ था। इसका देखो स्वागत कैसे हुआ, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। साइमन कमीशन 1928 में आया। रॉयल एक्ट जैसा काला कानून लाया। मैंने इसलिए आपको ये भी बताया था कि इसे रॉयल एक्ट को काला कानून क्यों कहते हैं। और इसका स्वागत कैसे हुआ बच्चों, साइमन वापस जाओ। इसने जो कमीशन बनाया था उसमें क्या था, उसमें जो है भारत लोग इसलिए विरोध करते क्योंकि उसमें सब लोग अंग्रेज़ शामिल थे, जितने भी थे सभी लोग अंग्रेज़ के सदस्य थे। किसी भी भारतीय नेताओं को उसमें जगह नहीं दी गई थी और किसी भी भारतीय नेताओं को इतना योग्य नहीं समझा गया था। और भारतीय नेताओं की योग्यता का मतलब एक तरीके से कह सकते हो योग्यताओं के साथ अन्याय किया गया था, जिसके कारण उन्होंने इसका विरोध किया और नारा क्या दिया, साइमन वापस जाओ, है ना बच्चों। तो इसका उन्होंने नारा दिया। और एक और मैंने नारा बताया था, बहुत फेमस नारा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें नारा क्या था, गांधी जी ने दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। और आपको एक दो नारे मैं और बताता हूँ जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं बच्चों। सुभाष चंद्र बोस जी ने भी एक नारा दिया था बच्चों। उन्होंने दिया था, दिल्ली चलो एवं तुम्हें दिल्ली चलो। उसके बाद क्या दिया, तुम्हें दिल्ली चलो, एक नारा। फर्स्ट नारा क्या है, दिल्ली चलो। सेकंड नारा क्या दिया उन्होंने, ये नारा आपने बहुत सुना होगा क्योंकि ये बहुत फेमस नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया होगा। ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था क्योंकि इसको जो भी सुनता था उसके दिल में, उसके दिमाग में क्या होता था बच्चों, एक तरीके से ये कह सकते हो राष्ट्रवाद की भावना जो है प्रज्वलित हो जाती थी, और इस नारे को उन्होंने दिया था। और आगे बच्चों बात करते हैं अब हम जो फेमस नारा है जिसके ऊपर मूवी वगैरह भी बन चुकी है, आपने मूवी भी देखी होगी, ठीक है बच्चों। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने दिया था। उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने दिया था सत्यमेव जयते का नारा दिया था। किसने दिया था, पंडित मोहन मालवीय जी ने सत्यमेव जयते का नारा दिया बच्चों। आए इसको आप नोट कर लीजिए, पंडित मदन मोहन जी ने सत्यमेव जयते का नारा दिया था बच्चों। और भगत सिंह जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्होंने नारा दिया, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया बच्चों। भगत सिंह ने किसका नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया बच्चों। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, भगत सिंह जी ने किसका नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, ठीक है बच्चों। आगे विद्रोह में सभी पार्टियां शामिल हुई, जो विद्रोह था बच्चों उसमें सभी पार्टियां शामिल हुई, ठीक है। आगे देखते हैं हम फटाफट दांडी मार्च के बारे में बात करते हैं। दांडी मार्च जो कि मैंने आपको बताया, महात्मा गांधी जी का विश्वास था कि पूरे विश्व को एक करने में नमक एक शक्तिशाली हथियार बन सकता है। क्योंकि बच्चों क्यों बन सकता है, क्योंकि नमक जो है वो सबके लिए बराबर है, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो। क्योंकि नमक तो भाई दाल में नमक सबके लिए बराबर ही डलेगा। कोई ज़्यादा नमक तो खाली ऐसा तो है नहीं कि अमीर है तो दाल में ज़्यादा नमक खाएगा, गरीब है तो दाल में कम नमक, दाल में नमक तो सब बराबर खाएंगे ना बच्चों। तो इसलिए नमक एक बहुत शक्तिशाली हथियार के रूप में बना। गांधी जी ने दांडी मार्च निकाली, ये चीज़ें हम देखते हैं। अधिकांश लोगों ने, जिसमें अंग्रेज भी शामिल थे, इस सोच को हास्यास्पद करार दिया, ठीक है। आगे ये देखो, जो मैंने आपको बताया था ना बच्चों, वो टॉपिक आ गया है। नमक अमीर और गरीब समान रूप से उपभोग किए जाने वाला आवश्यक खाद्य पदार्थ में से एक था। सब तो है नहीं बच्चों, कोई अमीर है तो दाल में नमक ज़्यादा खाएगा, और ना ही ऐसा है कि कोई गरीब है तो दाल में नमक कम खाएगा। भाई जो भी है ये तो सब लोग समान रूप से ही खाएंगे ना। तो इसलिए उन्होंने इसको एक शक्तिशाली हथियार के रूप में समझा और इसका उपयोग किया, और इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट भी पड़ा हमारी इकोनॉमिक्स पर, अर्थव्यवस्था पर, हमारी लोगों पर, हमारे राष्ट्रवाद पर, सब पे बहुत अच्छे इसके इफेक्ट देखने को मिले, ठीक है। और इस पर एक कर जो ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाया जाता था, इसीलिए तो उन्होंने आंदोलन किया था। टैक्स लगाते थे लोग बहुत ज़्यादा बच्चों, नमक पर टैक्स लगाने की क्या ज़रूरत है, ये तो सबकी बुनियादी सेवा है। तो इस पर उन्होंने विरोध जताया और लोगों पर अत्याचार माना जाता था, इसलिए गांधी जी ने खुद से नमक बना करके इस नमक कानून को तोड़ा, और बहुत अच्छा किया गांधी जी ने, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं हम, आगे आंदोलन में किसने भाग लिया, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, ये सब हम जानते हैं। और हम आपको सारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं बच्चों। आगे देखते हैं अब हम, आंदोलन में किसने भाग लिया। देश के विभिन्न हिस्सों में सविनय अवज्ञा आंदोलन लागू हुआ था बच्चों। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक अपने अनुयायियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था,
ठीक है बच्चों, ग्रामीण इलाकों में लोग, ग्रामीण इलाके के लोग इससे जुड़ रहे थे। गुजरात के अमीर पट्टीदार लोग जुड़ रहे थे। उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में जो शामिल लोग थे वो भी जुड़े थे। महिलाएं भी इससे जुड़ रही थी। मतलब एक तरीके से करते हो हर तबके के लोग इससे प्रेरित होकर बच्चों जुड़ रहे थे, और यही कारण था ये आंदोलन बहुत ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव साबित हुआ। और एक तरीके से कह सकते हो कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ के जाना पड़ा बच्चों, ये इसी कारण था, यही कारण था कि एक आंदोलन जो है जो छोड़ के जाना पड़ा, बहुत इफेक्टिव साबित हुआ बच्चों। 1932 की पूना संधि के प्रावधान, 1932 की पूना संधि के प्रावधान देखेंगे। जो 1932 में पूना संधि थी उसके प्रावधान क्या कहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, यानी महात्मा गांधी और अम्बेडकर के मध्य उनके बीच जो हस्ताक्षर हुआ था उसे पूना पैक्ट या पूना संधि कहते हैं। ठीक है, इसने केंद्रीय प्रांतीय परिषदों में उदास जो वर्ग थे उसको आरक्षित सीटें दे दी, लेकिन उन्हें आम मतदाताओं द्वारा वोट दिया जाता था। ठीक है बच्चों, ये थे। आगे समूहिकता है, समूहिकता का जो भावना है उसके बारे में हम देखते हैं, और हम अच्छे से अपने इस चैप्टर को कवर करते हैं, अच्छे से अपने इस चैप्टर को समझते हैं, है ना। तो आगे देखते हैं हम फटाफट बच्चों और समझते हैं। समूहिकता की भावना, यद्यपि राष्ट्रवाद एकजुट संघर्ष ने अनुभव से फैसले होते हैं, यद्यपि राष्ट्रवाद में एकजुट संघर्ष के अनुभव से फैसले होते हैं, लेकिन विभिन्न सांस्कृतिक प्रक्रियाओं ने भारतीयों की कल्पना को पकड़ लिया। तो भारतीयों की कल्पना विभिन्न प्रकार की, आपको पता है भारत एक बहुत विविधताओं से बड़ा पूर्ण देश है। यहाँ पे अलग अलग तरीके के पहनावे, लोग अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरीके के पहनावे, वेशभूषा अलग अलग है ना। आप कहीं भी चले जाओ भारत में कई जगह ऐसी जहाँ पे अलग अलग वेशभूषाएँ हैं, और आप देख सकते हो अलग अलग तरीके के खान पान है। हर राज्यों का कुछ ना कुछ अलग अलग खान पान भी है बच्चों। और आप विविधता के तौर पे देख सकते हो अलग अलग धर्म है बच्चों, किसी का हिंदू है, किसी का मुस्लिम है, मतलब कई तरीके के धर्म है बच्चों। और आप देख सकते हो अलग अलग तरीके के लोगों की जाति है, जाति भी लोगों की बहुत मतलब डिफरेंट है। तो यहाँ पर बहुत संस्कृति विविधताओं से भरपूर जो है भारत देश है, उसकी समूहिकता की भावनाओं को बढ़ावा मिला। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अब हम झंडे के रूप में चिन्ह और प्रतीकों का उपयोग। जो झंडा था उसके रूप में चिन्ह और प्रतीकों का उपयोग, तिरंगे झंडे को उतारना और मार्च के दौरान इसे धारण करना अवहेलना का प्रतीक बन गया और समूहिकता की भावना को बढ़ावा देने लग गया। तो हम आगे देखते हैं अब बच्चों, आगे जो है हमारा क्या है इसको जानेंगे थोड़ा सा, और हम आगे बढ़ते हैं। इतिहास की पूर्ण व्याख्या होने लग गई, इतिहास का लोग पूर्ण व्याख्या करने लग गए। और आगे देखते हैं इतिहास की पूर्ण व्याख्या के बाद क्या क्या था इसमें। भारतीयों ने कला, विज्ञान, गणित, धर्म और संस्कृति आदि के क्षेत्र में प्राचीन काल के गौरवशील विकास को फिर से देखने के लिए अतीत की ओर देखना शुरू कर दिया। देखो, इतिहास का पूर्ण व्याख्या होने लग गई, इतिहास लोग फिर से जानने लग गए, अपने संस्कृति को जानने लग गए, विज्ञान को पढ़ने लग गए, गणित को सॉल्व करने, अपने धर्म को जानने लग गए, लोग इतिहास से जुड़ने लग गए, गौरवशील विकास को फिर देखने लग गए लोग। इस गौरवशील समय के बाद पतन इतिहास के सामने आया जब भारत उपनिवेश बन गया। ठीक है, आगे अब हम बात करेंगे। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे जो सब मैंने कवर किए बच्चों। आप आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी बच्चों तो हमने कवर किया। और कई बार बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, महिलाओं की भूमिका, ये सब पूछ लिया जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो बच्चों हम सविनय अवज्ञा आंदोलन में थोड़ा सा आपको महिलाओं की भूमिका के बारे में भी बता देते हैं ताकि आपको ईजी हो जाए, आपको प्रॉब्लम ना हो। औरतों ने क्या किया, बहुत बड़ी संख्या में औरतें जो थी, महिलाएं जो थी, उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ी संख्या में गांधी के नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। बहुत बड़ी संख्या में गांधी के नमक आंदोलन में भाग लिया। हज़ारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए यात्रा को दौरान घरों से बाहर, हज़ारों लोग उनकी बात सुनने का बेसब्री से इंतज़ार करती थी। और बड़ी संख्या में क्या हुआ, औरतों ने मतलब अपना जुलूस बना लिया, नमक भी उन्होंने बनाया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की, ये सब था। इसके कारण क्या हुआ, कई महिलाओं को जेल भी जाना पड़ा। चौथा आपको 5वां पॉइंट बना देता हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों की जो
महिलाएं थी, उन्होंने राष्ट्र की सेवा को अपना पवित्र दायित्व यानी जिम्मेदारी भी मान लिया। इस तरीके से मतलब बहुत अच्छी भूमिका उन्होंने निभाई। तो आगे बात करते हैं हम स्वराज को लेकर। बागान श्रमिकों की अपनी अलग धारणा थी। बागान में स्वतंत्र घूमना, जैसे बागान श्रमिकों के बारे में भी कई बार बात होती है, ठीक है बच्चों। और अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए आप, और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों को भी वीडियो बच्चों ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे बच्चों क्या होगा, आपको आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। तो बच्चों चलते हैं अब हम इस चैप्टर के मैंने सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सर कवर करवा दिया बच्चों, आपको बता दिया। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।